कथाकार शेखर जोशी जी का जन्म 10 सितंबर 1932 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के औलिया गांव में हुआ था। शेखर जोशी एक प्रगतिशील कहानीकार थे। उनकी लिखी कहानियाँ पहाड़ी जीवन और मध्यम वर्गीय पारिवारिक स्थितियों पर आधारित हैं। मजदूरों पर लिखी कहानियों के लिए वे विशेष रूप से जाने जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध कहानी दाजू को भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी ने बच्चों के लिए फिल्म के रूप में भी रूपांतरित किया था। इनकी कथाओं में बसता हुआ अल्मोड़ा देश विदेशों तक छाप छोड़ पाया है। अंग्रेजी, रूसी, चेक, पोलिश और जापानी में इनकी कहानियों का अनुवाद किया गया है। 1987 में महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार तथा 1995 में साहित्य भूषण से आप सम्मानित किए गए थे। उनकी इस स्मृति में इस सत्र का आयोजन हम सभी अल्मोड़ा वासियों के लिए निरंतर ही गौरवान्वित पल है। और एक बार जोरदार तालियों से हमारे पैनल में उपस्थित श्री प्रतुल जोशी जी, श्री नवीन जोशी जी और दिव्या पाठक जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। इस सत्र में हम शेखर जोशी जी की जो हालिया प्रकाशित किताब है मेरा औलिया गांव, उसके बहाने हम उनके साहित्य पर चर्चा करेंगे। मेरा सवाल है कि एक 11 वर्ष का बच्चा जो असमय अपनी माँ को खो देता है और पहाड़ से विस्थापित हो जाता है, तो उसकी संवेदना उसके साहित्य में किस तरह से दिखाई देती है, ये हम सभी के लिए जानना बेहद दिलचस्प होगा। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया कि मल्ला महल में इतना अच्छा आयोजन हो रहा है। मेरे पिताजी थे शेखर जोशी जी, लेकिन मैं उनकी कहानियों का एक पाठक भी था, आलोचक भी था। उनसे तमाम बहसें भी होती थीं और एक दूरी भी थी, क्योंकि हम लोग ज़्यादा साहित्य पे बात नहीं करते थे। वो एक तरह की मुझे ये बड़ी घुटन सी महसूस होती थी। इलाहाबाद में पैदा पला बढ़ा, तो वहाँ के जो दूसरे, खासकर अमरकांत जी या भैरव प्रसाद गुप्त जी, उनसे मेरी बातचीत होती थी। पिताजी को मैंने एक लेखक के रूप में देखा, एक व्यक्ति के रूप में देखा, एक पिता के रूप में देखा, एक पति के रूप में देखा। तो मैंने देखा कि उनका जब मैं एक निष्पक्ष समीक्षक के रूप में मूल्यांकन करता रहा, और ये मेरी बड़ी बुरी आदत थी कि अपने पिताजी का भी मूल्यांकन करता था, तो मुझे ये लगा कि वो बड़े अंतर्मुखी स्वभाव के व्यक्ति थे। और ज़्यादा हम लोग इसीलिए बात भी नहीं करते थे कि मैं बहुत वोकल रहा हूँ और वो उतने ही अंतर्मुखी। हाँ, नवीन जी से उनकी काफ़ी पटती थी। तो मुझे उनकी कहानियों के माध्यम से कई चीज़ें खुली। और ये जो किताब है मेरा औलिया गांव है, ये किताब ये उन्होंने लिखी 88 वर्ष की उम्र में। मैं कई बार सोचता हूँ कि व्यक्ति को ज़्यादा उम्र मिलने पर कितने फ़ायदे होते हैं। कई लोग कहते हैं उम्र ज़्यादा हो गई तो बड़ा बोझ हो जाता है बड़ा, लेकिन हमारे पिताजी के मामले में वो 80 साल के बाद तो इतने एक्टिव हुए। और जब मदर की डेथ हो गई, उसकी शायद वजह ये थी कि नितांत अकेले हो गए थे, तो उन्होंने अपना सारा समय साहित्य को दिया। और नवीन जी उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, आप हमेशा आते रहे और आपने एक किताब भी उनके ऊपर लिखी है। मैं आपको पिताजी का बायोग्राफर भी मानता हूँ। मनुष्य की जो मनोवैज्ञानिक चेतना है वो कैसी होती है, ये मैंने अपने पिताजी के मार्फत जानी। और चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होती है और कैसे वो पीछा करती है। जो बच्चे बचपन में अपने माँ या माँ बाप दोनों से उनका बिछुड़ जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, उनकी साइकोलॉजी बड़ी डिफरेंट होती है। और जो बच्चे जिनका बचपन बहुत अच्छा होता है, माँ बाप होते हैं, नाना नानी होते हैं, दादा दादी होते हैं, वो एक दूसरे तरह के, जिसमें मनोहर श्याम जोशी को मैं कह सकता हूँ, एक खिलंदड़ टाइप का। उस जिद्दी कहानी में उनका व्यक्तित्व सामने आता है। उसमें एक बच्चा है जो कि जिसकी माँ की डेथ हो गई और वो अपने एक रिश्तेदार के घर में रह रहा है, और वहाँ वो कुछ कह नहीं पाता। उसके पिता एक दिन उसे आके ले जाना भी चाहते हैं, लेकिन वो वहाँ उसको जिस रिश्तेदार के घर में रह रहा है, काफ़ी उसको प्रताड़ना भी मिल रही है, वो कुछ कह नहीं पा रहा है। तो एक दबी हुई जो साइकोलॉजी है वो उन्होंने जिद्दी कहानी में उनकी एक प्रतिनिधि रचना मानता हूँ उनके व्यक्तित्व के सापेक्ष में। कोई भी लेखक, दुनिया कितना बड़ा लेखक हो, वो कहीं ना कहीं उसकी रचनाओं में उसका अक्स झलकता है। तो हमारे पिताजी के मामले में ये रहा कि 1943 में उनकी मदर की प्रेगनेंसी में डेथ हो गई, और उनकी मदर को, यानी हमारी दादी को,
जिनको मैंने कभी नहीं देखा, उनको चारपाई में दुशालों में बांध के यहाँ से 40 किलोमीटर है ओलिया गांव, जो कि रनमन से जब हम ताकुला की तरफ बढ़ते हैं तो कोसी नदी पार करके है। तो उनको जो लाया गया चारपाई में दुशालों से बांध के, और बहुत सारे लोग उठा के लाए, और अंत में उनकी डेथ हो गई और फिर यहीं विश्वनाथ में उनकी अंतिम क्रिया हुई। उसका उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त वर्णन किया है, बड़ा कारुणिक वर्णन है, और उस पूरे चित्रण का इसमें जैसा मेरा ओलिया गांव किताब है, इसमें उस दौर का पिछली शताब्दी के दूसरे और चौथे दशक का के पहाड़ के गांव कैसे थे। मैं इस किताब को दो मायनों में मानता हूं महत्वपूर्ण। एक तो ये कि पिछली शताब्दी के तीसरे चौथे या आज़ादी से पहले के गांव कैसे थे, कुमाऊं के गांव कैसे थे, उसके बारे में। दूसरी बात यह है कि इस किताब को एक प्रस्थान बिंदु मान के सब लोग अगर अपने अपने गांव के बारे में लिखें तो हमें, और खासकर जो बुजुर्ग यहां पर हैं, तो हमें पता तो चले कि हमारे गांव कैसे थे। और कुमाऊं के गांव नहीं, कोई अवध के गांव के बारे में लिखे, कोई भोजपुर के गांव के बारे में लिखे, कोई एक संकट यह है कि मैंने महसूस किया कि लेखन की तरफ हम लोग प्रवृत्त नहीं है, और हम लोग शायद उसको सोचते हैं कि ये कोई लेखक करेगा, जैसे कोई लेखक एक कहीं आसमान से उतरा हुआ कोई फरिश्ता होता है कि वो लिखेगा। लेकिन आप इस किताब को पढ़ें अगर, और मैं चाहूँगा कि आप लोग पढ़ें, इस कार्यक्रम की सफलता तभी होगी। छोटी छोटी चीज़ें गांव में, जैसे अखोड़ झड़े का वर्णन किया, कैसी सामुदायिकता थी, कैसी सामूहिकता थी, किस तरह से एक मोहनदा हैं, वो ग्वाले हैं, नाटेकत के हैं, एक आंख के, उन्होंने लिखा खलवाट किस्म के हैं, उनका अपनी गाय के साथ कैसा मोह है, तो पशुओं के साथ कैसा ग्रामीण जीवन में अंतर संबंध थे। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, जितना मैंने अपने पिता को जाना वो ये कि जो उनसे छूट गया था 11 वर्ष की उम्र में, वो चले गए अजमेर के पास केकड़ी में, जहाँ उनके मामा जी स्वर्गीय जगन्नाथ शास्त्री जी और मेरे नाना जी दोनों एक ही स्कूल में अध्यापक थे, और वो भी दोनों अध्यापक थे। मनोहर श्याम जोशी के पिता प्रेम वल्लभ जोशी जी ने उनको वहाँ नौकरी में लगाया था एक स्कूल में, तो दोनों साथ में रहे। वहीं मेरी मदर ने उनको देखा, साथ में 4-5 साल रहे। प्यार व्यार तो नहीं हुआ, लेकिन जब बड़े हुए तो लगा कि इनसे शादी हो सकती है। जो उनका छूट गया 11 साल की उम्र में, उसको पाने के लिए वो जीवन भर प्रयासरत रहे। व्यतीत कहानी के तौर पे वो बहुत सारी और दूसरी कहानियों के मार्फत से उन्होंने उसको पाने की कोशिश की, और सबसे आखिरी जो उन्होंने कोशिश की, मेरा ओलिया गांव जैसी किताब लिखकर, जिसको वो पूरी तरह से जी नहीं सके। मुझे ऐसा लगता है लेखकों के बारे में कि जो छूट गया होता है उसे वो जिंदगी भर पाना चाहते हैं। और साथ में लेखकों का बचपन, चाहे मैक्सिम गोर्की का बचपन हो या चार्ली चैपलिन की आत्मकथा हो, जिसमें उन्होंने अपने बचपन का बड़ा खूबसूरत वर्णन किया है, तो मुझे यही लगता है कि 11 साल की उम्र में माँ की मृत्यु से वो जो पहाड़ छूट गया था वो उनके दिल से नहीं छूटा, और उसको वो किसी न किसी तरह पाने की कोशिश करते रहे। 88 साल की उम्र में भी कोशिश करते रहे। बाकी नवीन जी और ज़्यादा अच्छी तरह से प्रकाश डाल सकते हैं, क्योंकि आप एक उपन्यासकार भी हैं, कथाकार भी हैं और संपादक भी रहे हैं। मुझे लगता है कि नवीन जी को दे देना चाहिए माइक। धन्यवाद प्रतुल। शेखर दाजू कहते थे कि मैं 9-10 साल का था जब माँ की डेथ हो गई थी, और वो जो वर्णन करते थे वो भावुक नहीं, उनका लेखन में भावुकता नहीं है, लेकिन वो जब बात करते थे, जैसे उन्होंने एक प्रसंग बताया जब वो माँ की डेथ के बाद उनको मामा के पास अजमेर भेजा गया, और उसके बैकग्राउंड ये था, उनके बड़े भाई जिनका नाम भी संयोग से नवीन जोशी था, वो पहले ही पढ़ने के लिए अजमेर मामा के पास चले गए थे, और उनकी जो दीदी थी वो भी अजमेर चली गई थी उनका साथ करने के लिए। तो जो दोनों गर्मी की छुट्टी में घर आते थे, कहते थे हमने रेल देखी, रेल गिचकुड़ जैसी चलती है, रेल ऐसी होती, तो इनके उस बालक के मन में रेल देखने की इच्छा थी। अब मामा की मृत्यु के बाद मामी भी आई। मामी बहुत प्यार करती थी, निसंतान थी मामा मामी, तो उनको ले गए, तो बड़े खुशी खुशी चला गया बच्चा कि मैं भी रेल देखूंगा, और 9-10 साल का बच्चा लपक लपक के चला गया। काठगोदाम से वो ट्रेन में बैठे और ट्रेन देखकर खुश हुए और सो गए। बच्चा है, रात में सो गया। कहते थे नवीन, जब सुबह मेरी आँख खुली
अछनेरा कस्बा था वो। अछनेरा कस्बे से मैंने रेल के बाहर देखा तो नहीं है, पहाड़ नहीं है, पेड़ नहीं है, नदी नहीं है, और एक विराट रेगिस्तान, सपाट मैदान। ऐसी डाढ़ आई नबुआ मुझे, रोता रहा। ये जो रोना था ना, ये जो आप सोचिए, पहाड़ से सीधे मरुभूमि में आँख खुल रही है एक बच्चे की। उस मन में जो प्रतुल कह रहे थे, पहाड़ कैसे बैठा होगा दिल में। लेकिन यहीं पर फ़र्क है शेखर जोशी और दूसरे बहुत से पहाड़ के लेखकों में, कि वह ये जो रोना अछनेरा में आया था और बहुत सारा रोना आया था, वो पूरे लेखन में नहीं आता रोना। लेखन में क्योंकि उनकी जो ट्रेनिंग हुई बाद में प्रगतिशील विचारों की, दिल्ली में पहाड़ के होटल कर्मियों का एक संगठन था पर्वती जन करके, ये एक लंबा किस्सा है। तो वहाँ उनकी एक ट्रेनिंग हो गई थी, वैचारिक ट्रेनिंग हो गई थी। तो जब वो अपनी कहानियों में पहाड़ लिखते हैं तो कोसी का घटवार तो प्रेम कथा के रूप में जानते हैं, लेकिन ज़रा उसका वो दृश्य कल्पना कीजिए कि गुसाई पैंट का पाइचा मोड़ के कोसी में चल रहा है, जेठ का महीना है, सूरज तप रहा है, नहर की गूल में पानी इतना कम हो गया है कि घट घूम नहीं रहा है, चिड़िया किट 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 करने की बजाय किट 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 कर रही है, घट की मथानी पानी को छच्चर छच्चर काटने की बजाय छच्चर 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 काट रही है, इतना कम पानी है, रूखा मैदान है, और गंगलोड़े पानी से मुंह निकाल के आसमान को घूर रहे हैं। ये जो रौखड़ है, यथार्थ है। उनकी तमाम कहानियों में आपको ये वो पहाड़ का वो यथार्थ मिलेगा जिस यथार्थ के कारण 20 या 40 मील ले जाई जाती प्रसूता माँ की मृत्यु हुई थी। वो दर्द उनके जीव प्राम लेखन में और उन कारणों की तलाश उनकी कहानियों में आती है। और पहाड़ उनके भीतर कैसे बोलता है, अगर ये जानना हो तो उनकी आप व्यतीत कहानी पढ़ लीजिए, बहुत सुंदर कहानी है, बहुत कहानियाँ उनकी बहुत सुंदर है। व्यतीत कहानी में एक बूढ़ा पहाड़ का मजबूरी में, जैसा वृद्धों के साथ होता है, बेटे और बहू के साथ मैदानी शहर में रह रहा है, और मध्यवर्गीय परिवार है, छोटा सा बेटा नौकरी करता है, इतना खर्चा नहीं होता। ये आप देखिए कि 60-70 के दशक का मध्य वर्ग है, आज का मध्य वर्ग नहीं है। बेटे की तनख्वाह में इतना नहीं बचता कि हर साल गर्मियों में पहाड़ के गांव चले जाएं। लेकिन जो पिता है पहाड़ का, प्रवास में रह रहा है बेटे बहू के साथ, उसका मन तड़पता है, अब काफल पक गए होंगे, अब ये हो गया होगा, अब वो जा नहीं सकता और बेटे से कह नहीं सकता कि मुझे पहाड़ ले चलो, तो अपनी पोती से खेलता है हर साल गर्मियों में। अब अप्पू पहाड़ ट्रेन में बैठेगी तो छोटी सी बच्ची कहती ट्रेन, अब अप्पू जो है मोटर में बैठेगी, अब अप्पू अपने गांव पहुंचेगी, गांव में मैं तो बूढ़ा हूँ, पहाड़ चढ़ नहीं पाऊँगा, अप्पू गांव जाएगी, अप्पू के बाबू दरवाज़ा खोलेंगे, वहाँ से किसी को सड़क पर भेजेंगे, वो मेरा सामान लेके चलेगी। अब देखिए ये खेल रहे हैं, लेकिन खेल रहे हैं और जो बहू घर में काम कर रही है वो विचलित हो रही है कि ये सुना मुझे रहे हैं कि घर नहीं ले जा रहे। अब कई तरह की अंतर्धाराएं उस कहानी में देखिए कि 60-70 के दशक का मध्यवर्गीय परिवार मैदान में किराए के मकान में रह रहा है और किसी तरह से खर्चा चला रहा है, पहाड़ जाने की हिम्मत नहीं है। बहू के मन में यह है कि ससुर हर गर्मी में मुझे सुनाते हैं। अब वो मन ही मन कहती है, घर में रसोई में काम कर रही है और कहती है फिर शुरू हो गया इस साल इनका, और उसमें सारी आर्थिक व्यवस्थाएं हैं। तो इस तरह वो पहाड़ को अपनी कहानियों में तलाशते हैं। दाजू आप देखिए, दाजू कहानी तो सबने पढ़ रखी होगी, लेकिन उनकी खूबी यही है, वो कहीं विलाप नहीं करते, उन स्थितियों को बार बार उन स्थितियों को
कहानी में तलाशने की कोशिश करते हैं कि ऐसा पहाड़ क्यों हुआ। 90 वर्ष की उम्र में अपनी मृत्यु से 4-5 अच्छे भले थे, जाने क्या मन में आया, पुणे में थे बेटी के पास, वहाँ उन्होंने लिख नहीं पाते थे, आँखें बिल्कुल देख नहीं पाते थे, लिखना कभी छोड़ा नहीं उन्होंने। उस वसीयत को पढ़िएगा आप, उसमें उन्होंने अपने परिवार और लेखन के बारे में कहने के अलावा उन्होंने कहा कि अगर मैं समर्थ होता तो उत्तराखंड की सरकार से अपनी 3 मांगें रखता, और उन 3 मांगों में ये पहली मांग ये है कि मेरा ओलिया गांव कितना सुंदर है, वहाँ क्या क्या वनस्पतियाँ और जड़ी बूटियाँ होती हैं, अगर इसे हर्बल विलेज बना दिया जाए। और वो कह रहे हैं इस गांव की जलवायु औषधि पादपों के उत्पादन के लिए बहुत अनुकूल है, वहाँ आज भी ममीरा, शंख मुसली, ब्राह्मी, बनपसा, दालचीनी, तिमूर, औषधि गुणों वाले किरमोला की झाड़ियाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाती। फिर उपयोग बता रहे हैं उनका क्या क्या होता है। फिर उसके बाद लिखते हैं कि गडेरी, शिमला मिर्च, कैरुआ, मशरूम और लिंगुण प्राकृतिक रूप से बहुत उपजते हैं। चूहा और उगल होता है वगैरह वगैरह। बंदरों द्वारा नष्ट न किए जाने वाले, क्योंकि मालूम है कि बंदर कुछ नहीं होने देते पहाड़ में, बंदरों द्वारा नष्ट न किए जाने वाले उत्तम फलों, अखरोट, दाड़िम, जामिर, नारंगी, माल्टा, पुदीना, पिपरमंट। तो यह सामान्य बात है, अखरोट का कास्ट इमारती लकड़ी के काम आता है, अगर सरकार इसे हर्बल विलेज बना दे। दूसरा वो कहते हैं कि पूर्व दिशा में बमणतोई से सुपकोट जाने वाले मार्ग पर एक दीवार उठा दी जाए तो पहाड़ियों के बीच में एक इतना बड़ा तालाब बन सकता है कि इसे दर्शक देखने आएंगे, और गणानाथ तक पर्यटक जब जाएंगे फिर वो एक रास्ते की कल्पना करते हैं और कहते हैं कि उसके शिखर पर अगर हेलीपैड बना दिया जाए, और वहाँ एक स्वतंत्रता सेनानी हैं हरिश्चंद्र पांडे उनके इलाके के, उनके नाम पर उसका रास्ते का नाम रख दिया जाए, तो पूरे विस्तार से वो ये बता रहे हैं कि हरि कृष्ण पांडे मार्ग से होकर टूरिस्ट कैसे जाएंगे, क्या क्या देखेंगे, और रिटायर्ड सैनिकों की टैक्सी चलेंगी। यानी उन्हें पूरे ओलिया गांव के विकास का एक खाका इस वसीयत में पेश किया है। तो जो 9-10 साल की उम्र में जो पहाड़ छूटा था, वो उन्होंने 90 साल की उम्र में, 90 साल की उम्र में ही उनकी मृत्यु हुई। अक्टूबर में मृत्यु हुई, 4 अक्टूबर को। ये 30 जून से 6 जुलाई के बीच में टूटी हैंड राइटिंग से ये वसीयत लिखी। तो इस तरह वो पहाड़, क्योंकि हम उनकी कहानियों के पहाड़ पर बात कर रहे हैं, तो ये उनका ये दिखाई देता है जो बात प्रतुल ने कही थी कि जो छूट जाता है एक बच्चे से, जीवन भर उसका वो पीछा करता है। असल में हो क्या रहा है कि हम लोग वायवी दुनिया के इतने गुलाम हो गए हैं कि हम लोगों का अपना जीवन कैसा रहा है, हमारा बचपन कैसा रहा है। उस बचपन में मेरी उम्र के लोगों के पास तो बचपन की बहुत सारी स्मृतियां हैं, लेकिन जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन हुआ, जिस तरह से आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आतंक है, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था, एक तटस्थ समीक्षक की दृष्टि से, ऐसे नहीं कि मैं अपने पिताजी के गुणगान करने के लिए यहाँ बैठा हूँ, तो मुझे लग रहा था कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं दर्ज होनी चाहिए। और कुमाऊं में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो हमारा रनमन है, ये पल्ला बोरारो घाटी कहलाती है। यहाँ पर जयमित्र सिंह बिष्ट जी हर अगस्त में जाकर वहाँ फ़ोटो खींचकर फेसबुक में लगाते भी हैं। जिस समय धान रोपाई होती है तो होड़का एक बजा रहा होता है और गाना गा रहा होता है, उस पर सब धान रोपाई करते हैं, होड़का बॉल। मैंने इसका एक दूसरा इंटरेस्टिंग समानांतर अरुणाचल में देखा। एक उनका पर्व 1 सितंबर से शुरू होता है, सोलुंग। तो सोलुंग में भी लगभग ऐसा ही होता है। उसमें सब महिलाएं चारों तरफ हैं और बीच में एक व्यक्ति 4 लाइनें गा रहा है और उसी 4 लाइनों को वो लोग रिपीट कर रही हैं महिलाएं। तो एक जो नृतत्व शास्त्री हैं, मानव विज्ञानी हैं, उनके लिए भी जो हमारे गांव के आसपास का क्षेत्र है, पल्ला बोरारो घाटी है, वो इस बात के लिए भी है कि कैसे जो भारत की सांस्कृतिक एकता है वो कैसे अलग अलग जगह से, कहाँ उत्तर पूर्व भारत, क्योंकि मामला श्रम से जुड़ा हुआ है।
अच्छा, यहाँ पर भी वो लोग कुछ ऐसी बातें करते हैं कि देवता को धन्यवाद दे रहे हैं, वहाँ पर भी वो उनकी अरुणाचली भाषा तो मुझे नहीं कभी समझ में आई, क्योंकि वो डायलेक्ट है, आदि जबान में वो लोग गाते हैं। लेकिन कई तरह के कोण हो सकते हैं अगर हम अपनी संस्कृति को अपने और कुमाऊं इस मामले में बड़ा समृद्ध है सांस्कृतिक तौर पर, अभी भी वो चीज़ें बची हुई हैं। एक शताब्दी पहले जो कुमाऊं के अंदर गांव में घरों में जो वातावरण था, यहाँ महिलाएं पहले से बहुत शिक्षित रही हैं दूसरे राज्यों और प्रदेशों के मुकाबले में। पापा लिखते हैं, सर्दियों के मौसम में लंबी रातें काटने के लिए हम लोग रात्रि भोजन के पश्चात बहुत देर तक अंगीठी के चारों ओर बैठे हुए गपशप, किस्से कहानी और पहेलियां बुझाने के खेल में लगे रहते थे। एक बार ईजा ने हम लोगों से एक पहेली का उत्तर पूछा जो हमारी समझ से बाहर था। पहेली थी, अजा सहेली शब्द है गज अक्षर को अंत, वो तरकारी लाइए चातुर हो तो कंत। फिर ईजा ने भी अर्थ स्पष्ट किया कि अजा अर्थात बकरी के बोल और हाथी शब्द के अंतिम अक्षर से बने नाम की तरकारी यानी मेथी लाने के लिए गृहिणी अपने पति से अनुरोध कर रही है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें, ये हमारे घरों के अंदर का जो माहौल था, आज तो ये है कि माँ भी व्हाट्सएप पे लगी है, बेटी भी लगी है, बेटा भी लगा है, पति भी लगा है, सब लोग लगे हैं, इसलिए भारत में पॉपुलेशन विस्फोट की समस्याएं अब कम हो गई हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में पहाड़ का रोमानी दृश्य कभी नहीं आने दिया। आप उनकी कोई कहानी जोड़िए, उसमें पहाड़ रोमानी पर्यटकी नज़र मौजूद नहीं है, लेकिन उनके भीतर जो बैठा हुआ पहाड़ था और जो उसकी जो मर्म में बैठा हुआ था, वो उन्होंने अपनी कविताओं में उसको खुल कर आने दिया है। अगर वो बहुत अच्छे कवि भी थे, और जब 1951-52-53 में वो दिल्ली गए, तभी से कविताएं लिखते थे, बल्कि दिल्ली के कवि सम्मेलनों में भी सुनाने लगे थे। और वो कहते थे, यार नवीन अगर मैं इलाहाबाद नहीं पहुंचता तो दिल्ली में कविताओं के रूप में ही ताली बटोरता रह जाता। इलाहाबाद ने उनके जीवन को बहुत बदला कहानीकार के रूप में, लेकिन वो कविताएं लगातार लिखते रहे। अब पहाड़ को उनके देखने की जो नज़र है कविताओं में, वो भी अद्भुत है। जैसे आप हमेशा ही देखते हैं, जो आप यहाँ पहाड़ में हैं, बारिश हुई अभी, अब ख़त्म हुई है, लेकिन चौमास में निरंतर घाटियों से हौल उठता रहता है, और पर्यटक भी और आप भी उसके विविध रूप देखते रहते हैं कि हौल आ गया, घना आ गया। हम लोग तो बचपन में डराए जाते थे, हौली बाग आ गया। उनकी एक छोटी सी कविता है, बहुत ही 4-6 लाइन की कविता है। आप देखिएगा इस पहाड़ को उन्होंने कैसे देखा है। इस कविता का शीर्षक है, पहली वर्षा के बाद भूरी मटमैली चादर ओढ़े बूढ़े पुरखों से 4 पहाड़, मिलजुल बैठे ऊँघते ऊँघते ऊँघते, घाटी के होठों से कोहरा उठता, घाटी के ओंठों से कोहरा उठता, मन मारे थके हारे बेचारे, दिन भर चिलम फूकते फूकते फूकते। पहाड़ चिलम फूक रहे हैं, इस तरह उन्होंने उसको देखा। उनकी कविता, जो लोग गांव में रहे हैं, अब तो यह भी संदेह होता है कि जो अल्मोड़े में रह रहे हैं उन्होंने गांव देखे हैं कि नहीं, लेकिन जिन्होंने उखल कूटती हुई स्त्रियां देखी हैं, उनकी एक कविता है ओखल नृत्य। 2 युवतियां सामूहिक रूप से उखल कूटा जाता है, 2-2, 3-3 युवतियां भी उखल कूटती थी। इन असौच के महीनों में जब धान की मड़ाई होती या जब दिवाली से पहले चूड़े कूटे जाएंगे, तो 2-2, 3-3 युवतियां एक उखल में 3-3 मूसल एक साथ चमकती हैं। अगर उस कविता को आप देखें तो कैसे वो इतनी अद्भुत तरीके से उसका वर्णन करते हैं। उसमें काव्य ही नहीं, उसमें पहाड़ भी है, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उन कविताओं में, जिस पहाड़ को वो सायास अपनी कहानियों में आने से रोकते रहे, उसे उन्होंने कविताओं में खूब आने दिया। अभी एक धान रोपाई पर एक कविता है, मैं ओखल नृत्य की 4 लाइनें सुनाऊंगा, लेकिन धान रोपाई हो रही है, बैल भी आ गए हैं खेत में, हलवाहा आ गया है, रोपाई करने वाली महिलाएं आ गई हैं, और बैल उतर गए हैं। खूब, आपको रोपाई जानते हैं, खूब गहरे
खेत जोते जाते हैं, तो आषाढ़ी बादल से बैलों के जोड़े उतरे खेतों पर, धरती की परतें खोली, भीगी पूँछों से हलवाहे का अभिषेक किया। बैलों की पूँछें उस कीचड़ में लथपथ हो गई हैं, पूँछ छटपटाई है, और जो पीछे हलवाहा है उसका अभिषेक कर दिया। इसकी जो अंतिम पंक्तियां हैं वो बहुत मार्मिक हैं, और कहते थे, मैं हर बार मुझे अपनी माँ की मौत याद आती थी। जब घिरी सांझ विदा की बेला आई, बचुआ की बेटी ने अंतिम जोड़ सुनाए। गाना हुड़की बॉल लगा है। धरती माँ है, देगी पालेगी पोसेगी उन्हीं को, जो उसकी सेवा में जागर धन्य करेंगे। ऋतुएं पलटेंगी, घाम ताप वर्षा बूंदी हिम तुषार अपनी गति से आएंगे जाएंगे। रहना सुख से रहो जहाँ भी, होगी सबसे भेंट पुनः जीवित यदि अगले वर्ष रही। उसको अपनी ऐसी आशंका क्यों है? कहने लगे, पता नहीं पहाड़ में कितनी बीमारियां होती हैं, प्रसूति में भी महिलाएं मर जाती हैं, ऊपर पेड़ से गिर के मर जाती हैं, भ्यो घुरी के मर जाती हैं, पता नहीं अगले वर्ष रहूँगी कि नहीं, इसलिए ये आशीर्वाद अभी दे जाती हूँ। तो उस तरह के बहुत से मार्मिक प्रसंग, और अंतिम वो ओखल नृत्य वाला जो मैं कहना चाह रहा था। लहंगों में फेंटे मार लिए हैं, आंचल से कस ली है कमर, अभी प्रस्तुत करेंगी जुगलबंदी, अभी मंचित होगा वह ओखल नृत्य। और उसके बाद चल रहा है, गतिमान है दोनों वर्तुलाकार, घूम घूम के उखल कूटा जाता है, जो समूह में कूटते, और पैरों से जो धान के दाने उखल से उछल जाते हैं, उन्हें पैर से उन्हें वापस धकेला जाता है। गतिमान है दोनों वर्तुलाकार, थिरक रही है सुडौल पिंडलियाँ, द्रुत से द्रुततर होती जा रही है नृत्य गति। हवा में फहरा रहे हैं काकुल, दोलायमान है वेणी, दोलायमान है वेणी में गुंथे फुन्ने, दोलायमान है वक्ष, झूम रही हैं बूंगों की माला, झूम रहा है चवन्नी के सिक्कों का गलहार। क्रम से उठ रहे हैं गिर रहे हैं मूसल द्वय, आरोह अवरोह के सुरों में खनक रही हैं हाथों की चूड़ियाँ, उभर आए हैं माथे पर श्वेत बिंदु, एक लय में फूट रही है होठों से श्रम की सिसकारी, लयबद्ध चल रही है जुगलबंदी। तो इस तरह की ये बहुत सी बिंब हैं इनमें। प्रतुल ने एक जिक्र किया था कि पशुओं से, पक्षियों से, पेड़ों से उस दौर का जीवन कितना गहन जुड़ा था। एकाकी देवदार के सिरे पर धूप के आने जाने से स्कूल में देर हो गई है, आज मास्टर जी डांटेंगे, या आज हम आराम से चल के जा सकते हैं, वो पेड़ बताता था। इसमें एक प्रसंग है, ओलिया गांव में एक मोहनदा ग्वाला था जिसका जिक्र प्रतुल ने किया था। वो गायों को चराने ले जाता था जंगल, और रोज़ गायें वापस आती थी। एक दिन एक गाय जो मोहनदा को बहुत प्यारी थी वो नहीं लौटी, और गायों के साथ शाम हो गई, अंधेरा हो गया। आज कहाँ गया? मोहनदा भी नहीं दिख रहा है और वो गाय भी नहीं दिख रही है। गांव के लोग छिलुका जला के जंगल में जाते हैं और क्या देखते हैं कि मोहनदा गिर गए हैं, टांग टूट गई है, चल नहीं पा रहे हैं। उनके बिना वो गाय भी घर नहीं आई, उनको बैठी चाट रही थी। ये एक इस तरह के प्रसंग हैं, और ये सारे प्रसंग वो 88 वर्ष की उम्र में दर्ज करते हैं ओलिया गाँव। इतने वर्ष उनके भीतर वो पहाड़ जीवित रहता है। हम में से बहुत से लोग, आधे से ज़्यादा पहाड़ तो मैदानों में चला गया है। उस दौर में शहरों में पहाड़ी हूँ कहना शर्म की बात मानी जाती थी। लोग अपनी आइडेंटिटी छुपाया करते थे उस दौर में, आज जैसा नहीं था। लेकिन और लोग भूलते थे, वापस नहीं लौटते थे। तमाम लोग वापस नहीं लौटते थे, कुछ नहीं लौट पाते थे। शेखर दाजू भी कभी नहीं लौट पाए, बीच बीच में पहाड़ से, लेकिन निरंतर उनका संपर्क रहता था। लेकिन उनके भीतर वो पहाड़ हमेशा जीवित रहा।
अंतिम समय तक जीवित रहा। उनकी बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं। आखिर में ये कि वो इलाहाबाद में 50 वर्ष रहे। 2012 में बोजू का निधन हुआ तो फिर उन्हें लखनऊ आना पड़ा। जो दर्द उन्हें 9 साल की उम्र में पहाड़ छोड़ने से हुआ था, वही दर्द उन्हें 50 साल इलाहाबाद के उस लूकरगंज वाले मकान को छोड़कर हुआ। वो लखनऊ आकर रहते थे, इलाहाबाद को बहुत याद करते थे। उन्होंने अंतिम वर्ष में, उन दिनों वो कहानी नहीं लिख पाते थे क्योंकि लंबे सेंटेंस देख नहीं पाते थे, इशारे से लिखते थे। तो बाखली वाला गांव एक कविता लिखी। पहाड़ के बाखली वाले गांव कैसे होते थे, कैसा जीवन होता था, सामूहिक जीवन कैसा होता था, कौन सा बच्चा किस घर में आज भात खा लेगा ये पता नहीं होता था उसके घर में। उसने वहाँ खा लिया, उसने वहाँ खा लिया, उसको वो थक गया था, वहीं लुढ़क गया, आज वहीं सो गया, ये जीवन होता था। 100 लोकरगंज भी उनका ऐसा ही था। तो कहते थे मैंने कविता तो लिखी है पहाड़ के बाखली वाले गांव की, लेकिन सारा के सारे प्रतीक हैं 100 लोकरगंज के। तो इस तरह एक बड़ा रचनाकार अपने बचपन की स्मृतियों को अपने भीतर पालता है, विकसित करता है, उन्हें बृहत्तर सामाजिक संदर्भों से जोड़ता है। और इस तरह हम शेखर जोशी को बहुत रूपों में देखते हैं। उनके बारे में बात करते हुए मैं रुकता नहीं हूँ, मैं सोचता हूँ बोलता चला जाऊँ, लेकिन इन आयोजनों की समय की सीमाएं होती हैं, आपके सुनने का धैर्य होता है। तो भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सुना। आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ऐसे व्यावसायिक प्लेटफॉर्म में शेखर जोशी जी जैसे कथाकार को याद करने की जिम्मेदारी निभाई।